हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट बुक के करेंगे 2024 के एग्जाम्स के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 10th के किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 10th के लिए सारा जो स्टडी मटेरियल है वो मिल जाएगा। अब की बार हमने इस वेबसाइट में सोप का एक सेक्शन ऐड किया हुआ है। यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड PDF खरीद सकते हो। 10th की साइंस और SST जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और पहले के सब्जेक्ट भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ने खरीद भी रखे थे ऑलरेडी, तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। कोड यूज कर लेना CCL25 ताकि आपको थोड़ी सस्ती पड़ जाए। PDF में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको विद आंसर मिलेंगे, ताकि आपको कहीं और ढूंढना नहीं पड़े। कुछ भी आंसर के साथ आपको जो है PDF प्रोवाइड कराई जाएगी यहाँ पे, तो खरीद सकते हो। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। ना तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ पढ़ने हैं, ना पेपर्स करने हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको पढ़ के जाओ अच्छे से और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास पैसे नहीं है भाई, तो फ्री में भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल करा रखे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस है और यहीं से मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। MCQ मिल जाएंगे यहाँ पे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, पेड PDF में विद आंसर है, तो आंसर ढूंढने की दिक्कत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर गाइड में या कहीं मिलते ही नहीं है, तो हमने सारे आंसर्स अवेलेबल करा रखे हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, जहाँ 2016 से 2023 तक के मार्किंग स्कीम मॉडल पेपर्स 2024 के लेटेस्ट वाले जो है विद आंसर की आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। रिजल्ट का जब अपडेट आएगा वो आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगा। सारा कुछ मिलेगा इसी वेबसाइट पर, तो विजिट जरूर कर लेना। बुक्स के सॉल्यूशन भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो विजिट कर लेना, काफ़ी हेल्प करेगी ये वेबसाइट आपके। और अगर आपको जो है PDF के रिगार्डिंग कोई मैसेज करना है, यहाँ से नहीं खरीदना समझ आ रहा कैसे खरीदनी है, तो यहाँ ऊपर ही इसी वेबसाइट पर हमने पेड PDF खरीदने के लिए संपर्क करें, ठीक है। ये हमने जो है ऐड कर रखा है। ये टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पे क्लिक करोगे, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना मेरे को लिख के हेलो CCL। हम समझ जाएंगे आप पेड PDF खरीदने आए हो, सब्जेक्ट वगैरह हम पूछ लेंगे और वहीं पे आपको प्राइसिंग बता दी जाएगी, ठीक है। वेबसाइट से खरीदना चाहो वेबसाइट से खरीद लेना। नाम याद रखना, गूगल पर जाकर सर्च करना है CCL चैप्टर, ये नाम लिख के सर्च कर लो या पूरा लिख लो cclchapter.com, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे जो है टोटल चैप्टर है हमारे 12, ठीक 13 चैप्टर हैं। 13 चैप्टर में जो है केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, चैप्टर 1 2 3 4 ये आएंगे केमिस्ट्री पोर्शन के अंदर, पोर्शन आएंगे पेपर के अंदर भी, ठीक है। चीज़ ध्यान रखना। मॉडल पेपर की वीडियो देख लेना, वहाँ पे अच्छे से समझा रखा है किस टाइप के कैसा पेपर आएगा। बायोलॉजी में आएगा चैप्टर 5 6 7 8 और 13। फिजिक्स वाले पोर्शन में आएंगे चैप्टर 9 10 11 और 12, ठीक है। अब देखते हैं केमिस्ट्री पोर्शन करते हैं पहले। इस वीडियो में हम सारा करेंगे वैसे तो, अगर वीडियो को पूरी देखते हो तो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करा दिए जाएंगे। आंसर आपको अगर चाहिए तो PDF से खरीद सकते हो, PDF से देख सकते हो वहाँ पे। चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन, एग्जाम्पल भी देना है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, सॉलिड सोल्ट हो गया मेल्टिंग, तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स इसमें आएंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन होकर दो चीज़ें मिलके एक चीज़ बन जाना, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालो तो कैल्शियम CaOH2 क्विकलाइम वगैरह बन जाता है, प्लस में हीट निकलेगी। तो ऐसे एग्जाम्पल के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। उसके बाद आ गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट वाली में क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा एक सब्सटेंस दूसरे से। जैसे Zn प्लस में CuSO4 होगा तो ZnSO4 प्लस Cu, यानी अदली बदली हो जाएगी। तो ऐसे जो है डिफाइन कर रखे हमने PDF में अच्छे से, किस तरीके से आंसर क्या लिखना है, तो वहाँ से देख सकते हो सारी चीज़ें अगर आपको खरीदते हो आप PDF को, ठीक है। अब देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, इसका एग्जाम्पल देना है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, इसका एग्जाम्पल देना। एग्जाम्पल साथ में जरूर पढ़ना है, एग्जाम्पल में रिएक्शन आपको करके दिखानी पड़ेगी, ठीक है। ये जरूरी है, इसके बिना गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। बैरियम क्लोराइड प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्शन होती है, बैरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनती है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूले लिखने आने चाहिए। BaCl2 और इसमें जो है Al2SO4, ठीक है 3। इसमें जो है फिर रिएक्शन होगी यहाँ पे 3, बैलेंस करके लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, तो 3 BaSO4 प्लस में
2AlCl3। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, बस ये लिखना है, बैलेंस करनी है, वो बैलेंस करके ही लिख दिया मैंने ऑलरेडी आपके लिए। राइट वन इक्वेशन फॉर ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो वो आपको जो है यहाँ पे रिएक्शन लिखनी है। Why does the color of copper sulfate solution change when iron nail is dipped into it? तो आयरन नेल को जब डिप किया जाता है तो सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो बदल जाता है। केमिकल इक्वेशन भी साथ में लिख के दिखानी है आपको, यानी कि Fe आयरन जो होता है प्लस में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन CuSO4 जब डालेंगे तो FeSO4 बनेगा प्लस में Cu, तो FeSO4 जो बनेगा वो जो है कलर चेंज हो जाएगा वहाँ पे उस सिनेरियो की वजह से। नेक्स्ट जो है यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है आपको। उसके बाद में जो है ये शायद रिपीट तो नहीं हो गई आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं, फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड आर पैक्ड विद विच गैस एंड वाई। तो कौन सी गैस से हम पैक करते हैं, क्यों करते हैं, रीजन देना है। साइंस के अंदर एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, फिजिक्स वाले पोर्शन में और केमिस्ट्री वाले पोर्शन में बुक के अंदर एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर इंटरनल क्वेश्चन दे रखे हैं, एक दो दो से बीच बीच सी में पार्ट के, वो जरूर पढ़ के जाने हैं। न्यूमेरिकल्स जो है फिजिक्स में वहीं से ज़्यादातर पूछते हैं और केमिस्ट्री के अंदर भी वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, उनको भी पढ़ के जाना है अगर आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करनी है तो। व्हाट डू यू मीन बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बतानी है, क्या होता है, एग्जाम्पल साथ में देना है। रेंसिडिटी क्या होती है वो हमको यहाँ पे बताना है कि रेंसिडिटी क्या है। ये जो है यहाँ पे एक प्रोसेस होता है फैट या फिर ऑयल कंटेनिंग जो फूड होते हैं उनके लिए, ताकि वो जो है उनका टेस्ट और स्मेल जो है वो वैसे के वैसी बनी रहे जैसी है, ऑक्सीजन की वजह से वो चेंज ना हो जाए, तो उसको ऑक्सीडाइज होने के बचाने का एक प्रोसेस रहता है बेसिकली। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, क्यों बैलेंस करनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो है सिंपल है, ये वाला 16th क्वेश्चन, इनमें पूछा गया है कि कौन सा रिएक्टेंट, रिएक्शन हमको ऑलरेडी दे रखी है कि कौन सा रिएक्टेंट जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हो रही है। सेम ऐसा ही जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है कौन सा रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है, तो वो हमको बताना है। तो यहाँ पे क्या रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है क्योंकि अपनी ऑक्सीजन गवा देता है यहाँ पे, है ना। व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, उसका भी आपको एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट। What happens when gypsum is heated to 373 Kelvin? Give chemical equation for it. gypsum का फॉर्मूला पता है ना, CaSO4.2H2O। इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो ये जो है जब गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा वो पूरा आपको बताना है। CaSO4.12H2O बनेगा प्लस में 3/2H2O अलग से आपका बन जाएगा, तो ये जो है पूरी रिएक्शन और प्रोसेस आपको समझाना है। कॉमन नेम क्या है, कैल्शियम CaOCl2 का, ये हमें बताना है। उसके बाद में केमिकल रिएक्शन बाय विच इट इज प्रिपेयर्ड, और इसको कैसे हम प्रिपेयर करते हैं वो भी बताना है। तो इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर, और इसको कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए आपको क्या करना है, CaOH2 और फिर प्लस में Cl2 और रिएक्शन करानी है तो CaOCl2 बनेगा प्लस में वाटर बनेगा। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन आपको लिख के दिखानी है। एसिड रेन क्या होती है तो बेसिक सा है, पता होगा आपको। हाउ डज इट अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक यानी जो पानी में रहती है जो जीवन, उसके को कैसे अफेक्ट करता है। वट इज क्लोरो एल्कली प्रोसेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन देखो ज़्यादातर केसेज में आपको ऐसे रिएक्शन लिख के दिखानी पड़ेंगी, रिएक्शन नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाते हैं बहुत बार अगर उन्होंने बोला है केमिकल इक्वेशन वगैरह लिखने को। वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज, तो इसके पीछे लॉजिक देना है ऐसा क्यों होता है। वाई डाइल्यूटिंग एन एसिड, वाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड, यानी कि आपको एसिड के अंदर वाटर डालना चाहिए ना कि वाटर के अंदर एसिड। तो ऐसा क्या है, मतलब उल्टा सुल्टा करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा ऐसा, तो क्यों रिकमेंड करते हैं, रीजन देना उसके पीछे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एग्जांपल देना है। वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल, जो दही है या फिर ऐसे इकट्ठे सब्सटेंस है उनको ब्रास और कॉपर के धातुओं में नहीं रखा जाता बर्तनों में, तो क्यों, लॉजिक देना है। कॉमन नेम बताना है और 2 यूज भी बताने हैं NaHCO3 के। तो NaHCO3 का जो कॉमन नेम है वो है आपका बेकिंग सोडा, और इसके यूज कहाँ पे होते हैं, खाना बनाने में हो गया या फिर फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज करते हैं हम लोग। एंटासिड जो होते हैं उनमें भी इसका यूज करा जाता है।
विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमेरिड्स, टैमेरिड में कौन सा होता है, टेट्रिक एसिड, सॉरी टार्ट्रिक एसिड। व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का आपको फॉर्मूला बताना है NaHCO3, तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। उसके बाद इक्वेशन और प्रिपरेशन का मेथड आपको साथ में बताना है इसके। व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O, तो ये आपका फॉर्मूला है। उसके बाद में इसको भी प्रिपेयर करने का फॉर्मूला बताना है। यूज बताने हैं वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के कहाँ कहाँ यूज होते हैं आपके। वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर की एब्सेंस में वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते एसिड्स, क्या रीजन है इसके पीछे वो बताना है। व्हाट इज pH स्केल इन केमिस्ट्री, pH स्केल होता है जिससे हम एसिड या बेसिस नापते हैं, तो वो क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सॉल्यूशन, ABCD जो है 4 सॉल्यूशन है, व्हेन टेस्टेड विद एन यूनिवर्सल इंडिकेटर शोड दैट पीएच हमको दे रखा है यहाँ पे इनका। ऐसी टाइप का क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए दिया जा सकता है, कंफ्यूज करने के लिए। हमसे पूछा गया है कि विच सॉल्यूशन, इनमें से ABCD, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो इनमें से आपको बताना है न्यूट्रल वाला कौन सा है। पहले तो आपको पता होना चाहिए ना न्यूट्रल के लिए क्या होता है, पीएच में क्या वैल्यू होती है न्यूट्रल के लिए 7, तो B वाला जो है हमारा न्यूट्रल रहेगा। वैसे ही जो हमसे पूछा कि स्ट्रोंगली एल्कलाइन कौन सा है, तो स्ट्रोंगली एल्कलाइन कौन सा हो जाएगा, D वाला हो जाएगा, 13 नंबर जो है। उसके बाद में वीक एल्कलाइन कौन सा हो जाएगा, या फिर कह लो वीक एसिड, वो हो जाएगा इनमें से 6 वाला। और उसके बाद में स्ट्रोंगली एसिडिक 1 वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बताना है। बस इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए, लॉजिक चेक करने के लिए आपके। नेक्स्ट चैप्टर देखो, मेटल एंड नॉन मेटल, एक्सप्लेन रिएक्टिविटी सीरीज विद एग्जांपल। रिएक्टिविटी सीरीज छापनी है आपको, जिसके अंदर आपको पूरा डायग्राम वगैरह, मतलब डायग्राम तो क्या, एटॉमिक सीरीज वगैरह बनानी पड़ेगी, पोटाशियम से जो स्टार्ट होती है। बुक में भी दे रखी होगी आपको रिएक्टिविटी सीरीज, तो वो छापनी है, एग्जाम्पल्स वगैरह देने हैं साथ में। एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, तो एक्सट्रैक्शन के बारे में बताना है। विच राइट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रोंज एंड ब्रास, ब्रास और ब्रोंज में क्या क्या होता है। ब्रोंज में होता है कॉपर और टीन, ब्रास में होता है कॉपर और जिंक। ठीक है, ये याद रखने का है, कॉमन सा क्वेश्चन है। वट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, तो ये क्या होते हैं, एग्जाम्पल देना है इनका। ब्रीफ नोट लिखना है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, यानी बिजली की मदद से रिफाइन करना, वो चीज़ होती है। इन विच स्टेट आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट, वाई डू दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो जो है सॉलिड जो है फिजिकल स्टेट होती है उनकी, और हाई मेल्टिंग पॉइंट उनका होता है क्योंकि ज़्यादा एनर्जी होती है ना, रिक्वायर होती है उनको ब्रेक करने के लिए इंटर आयनिक अट्रैक्शन को। तो ये जो है हमारा यहाँ पे लॉजिक रहेगा। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम और सल्फर, इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 13 है, तो आपको पता होगा ना, KRMN वाला पढ़ाया होगा टीचर्स ने आपको, 2, 8 और 3 हो गया 13। वैसे ही यहाँ पे जो है सल्फर है 16, तो 2, 8 और 6 हो गया 16। वाई इज सोडियम कैप्ट इन कैरोसिन ऑयल, सोडियम को कैरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, क्योंकि सोडियम जो है एक ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, और जैसे ही ये हवा के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, ये आग पकड़ लेती है, इसलिए इसको आग से बचाने के लिए कैरोसिन में डुबा कर रखते हैं हमेशा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अलॉय एंड अमलगम, अलॉय और अमलगम के बीच में डिफरेंस बताना है, कम से कम एक पॉइंट और साथ में एग्जाम्पल याद करने हैं आपके इनके। ठीक है, व्हाट इज थर्मेट रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन साथ में देनी है। आइडेंटिफाई द मेटल मेटलॉइड इन द टर्म, यहाँ पे हमको 4 जो है एटम दे रखे हैं, सोडियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लिथियम। इनमें से आपको बताना है मेटल कौन सी है और मेटलॉइड कौन से हैं, वो हमें छांटना है। यहाँ पे मेटल्स कौन सी है आपकी, मेटल है सोडियम और लिथियम, उसके बाद मेटलॉइड है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये टर्म डिफाइन करनी है। मिनरल क्या होते हैं, गैंस क्या होते हैं। मिनरल का तो पता ही है, जो नेचुरली ऑक्यूरिंग जो सब्सटेंस होते हैं अर्थ क्रस्ट में जो पाए जाते हैं, उनको मिनरल्स कहते हैं हम लोग। और जो गैंज होता है, ये जो है ओर्स जो माइन करते हैं हम अर्थ से, तो उनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उसको हम जो है वो मतलब कहते हैं ना, एक टाइप से कबाड़ा मिक्स करके वो देते हैं। धरती में तो ऐसे ही पड़े हैं, तो उसको हम गैंस कहते हैं, जहाँ पे मिनरल्स जो मेटल्स वगैरह हैं वो मिक्स रहती है फालतू कबाड़े के साथ में, जैसे मिट्टी हो गई, रेत हो गया, ऐसी चीज़ों के साथ मिक्स रहती है ना वो चीज़ें, तो उसको कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल इक्वेशन इनके लिए लिखनी है। आयरन विद स्टीम, कैल्शियम विद वाटर, इनकी जो है रिएक्शन लिखनी है आपको।
नेक्स्ट जो है कंटेंट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन कंटेक्स्ट ऑफ मेटल। मेटल के प्रॉपर्टी चाहिए और इनके बारे में बताना है। मैलिएबिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरस, नाम से ही पता लग रहा है वैसे ज़्यादातर का आपको पढ़ी होंगी। सोनोरस यानी साउंड वाली प्रॉपर्टी मेटल की, कंडक्टर हीट की कंडक्टर होती है, इलेक्ट्रिसिटी की होती है। डक्टिलिटी क्या होती है, मेटल को जो है पतली पतली तारों में बनाना, तो वो जो है डक्टिलिटी होती है। मैलिएबिलिटी क्या होती है, पतली पतली चादरें बनाना, थिन शीट्स बनाना मेटल की, तो वो मैलिएबिलिटी होती है। डिफरेंट बताना है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। नेम टू मेटल विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड टू मेटल विच विल नॉट। नेम अ नॉन मेटल दैट पोजेसेस लस्टर। एक नॉन मेटल का जो है हमको नाम बताना है जिसमें चमक, मतलब चमक होती है, पोजेसेस लस्टर, तो वो होती है हमारी आयोडीन यानी नमक। यार सीधी सी बात है। नेम आ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सी मेटल होती है लिक्विड रूम टेम्परेचर पे, मरकरी होती है आपकी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपन व्हेन मेटल आर बर्न्ट इन एयर। हवा में अगर मेटल को जलाएंगे तो क्या होगा, एग्जांपल देनी है, साथ में रिएक्शन करके भी दिखानी पड़ेगी आपको। एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, एग्जाम्पल साथ में जरूरी है। What happen when water soluble metal oxides are dissolved into water, एग्जाम्पल भी देना है। स्टेट 2 ways to prevent the rust of iron। आयरन को रस्टिंग होने से बचाने के 2 तरीके बताओ। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको जो 2 याद आए वो आप बता सकते हो। नेक्स्ट जो है डिफरेंस बताना है मेटल और नॉन मेटल के बीच में केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। प्रॉपर्टीज का जरूर ध्यान रखना, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे बताना है, फिजिकल नहीं बताना, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मैलिएबल एंड डक्टिलिटी विद एग्जाम्पल। शॉर्ट नोट लिखना है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के ऊपर, कि कैसे रिफाइन होता है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, वो सारी चीज़ें बतानी है। और साथ में इसमें जो है आपका डायग्राम भी आएगा, डायग्राम बुक में मिल जाएगा आपको, वो डायग्राम भी आपको साथ में छापना पड़ेगा, तभी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट तो रहता है यूपीएससी नेमकरण, वो आपको पता होना चाहिए। चलो अब यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, एस्ट्रिफिकेशन पढ़नी है, सपोनिफिकेशन और हाइड्रोजनेशन। इनकी जो है रिएक्शन भी आपको याद होनी चाहिए, बिना रिएक्शन के कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे केमिस्ट्री में नंबर कटते हैं बहुत तगड़े वाले। फिर नोमेनक्लेचर के बारे में बताओ कार्बनिक कंपाउंड में। नोमेनक्लेचर में आपको बताना है कि कार्बन का 1 एटम है तो उसको मैथ कहेंगे, 2 है तो वो टेबल सी बना के दिखानी है आपको। साथ में आपको बताने हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका, काफ़ी नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा सारा कुछ आपको। व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद द फॉलोइंग। जब इथेनॉल की अलग अलग इन चीज़ों के साथ में रिएक्शन कराई जाती है तो क्या होता है, वो हमें बताना है। तो जैसे एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट, इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। इसमें हमारा क्या बनेगा, कंपाउंड जो है बता दे रहा हूँ आपको, CH3COOH, ये कंपाउंड हमारा बनता है। सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, ऐसे ही इनके साथ हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका C2H4 प्लस में H2O, ठीक है। ये आपको जो है लिखने हैं, छापने अच्छे से, ठीक है, रिएक्शन वगैरह करके दिखानी है। डिटर्जेंट आर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर ऑल्सो। कमेंट करना है कि डिटर्जेंट कैसे हार्ड वाटर में भी काम कर लेते हैं। मैकेनिज्म बताना है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, कि साबुन कैसे सफाई करता है, और साथ में डायग्राम वगैरह भी छाप के दिखा देना, वो बुक में मिल जाएगा डायग्राम। तो गिव 2 डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। 2 डिफरेंस बताने हैं सोप और डिटर्जेंट में। स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पहले तो आपको नामकरण का प्रोसेस IUPAC नेम वाला सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है पेंटेन, पेंटेन क्या होता है, C5H12, तो इसके ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको छाप के दिखाने हैं, कैसे कैसे आप इनको ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद में ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड के जो है स्ट्रक्चर छापने हैं, इथेनोइक एसिड, हेक्सेनल, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनन, इनके जो है स्ट्रक्चर छाप के दिखाने हैं आपको। स्ट्रक्चर तो आते होंगे छापने, कार्बन जैसे C5H12 है तो इसमें C ऐसे करके अलग अलग तरीके होंगे आपके, अलग अलग मेथड अप्लाई कर सकते हो, वो छाप के दिखाने हैं। आंसर शीट में आपको जो है, मतलब आंसर की जो बना रखी है हमने, या पेड PDF बना रखी है, वहाँ पे सारे आंसर हैं डायग्राम के साथ में, सब कुछ अच्छे से बना रखी है हमने, ताकि आप अच्छी तैयारी कर सको, कहीं कोई दिक्कत ना हो आपको। अब देखते हैं डिफरेंस बताने हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव होमोलोगस के बीच में इन टर्म्स ऑफ मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम और केमिकल प्रॉपर्टी। इन 3 चीज़ों की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बताना है। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे जो है आइडेंटिफाई करेंगे अलग अलग। 2 यूज बताने हैं इथेनॉल के। इथेनॉल जो है यहाँ पे पेंट या गम, रेजिन वगैरह होते हैं उनमें यूज करते हैं इसको। उसके अलावा जो है शराब वगैरह होती है उनमें यूज करते हैं, और आजकल तो जो है व्हीकल्स में भी यूज करने लग गए इथेनॉल को, मिक्स किया जाता है पेट्रोल के साथ में।
एक्सप्लेन विद एग्जांपल द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कार्बन के हिसाब से आपको ये रिएक्शन बतानी है और रिएक्शन करके भी दिखानी है। लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाई इज कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और रिएक्शन साथ में आपको बतानी है लिख के। अल्कोहल इज अ क्लीन फ्यूल, कमेंट करना है कैसे ये क्लीन फ्यूल है। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ब्यूटेन, ब्यूटेन में कौन ब्यूटेन O1, तो इसमें कौन सा जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो है कीटोन, KETONE कीटोन। गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद द फॉलोइंग, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन आपको करानी है। इथेनोइक एसिड का पता है ना, CH3COOH, इसकी रिएक्शन करानी है इनके साथ में, अलग अलग जो कंपाउंड आपको दे रखे हैं, और बताना है क्या बनेगा आपका, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे है IUPAC नेम लिखने हैं इनके कंपाउंड्स के अलग अलग। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्स में, तो ध्यान रखना। जैसे ये है, पहले वाला है इथेनोइक एसिड, दूसरे वाला है आपका प्रोपेनोइक एसिड, तीसरे वाला है इथाइल एसीटेट, फोर्थ है आपका मिथाइल क्लोराइड, है ना। इस तरीके से आपको जो है सारों के नाम यहाँ पे आंसर जो है लिखने हैं, मतलब इनकी प्रैक्टिस कर लेना, मेन में मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वगैरह बतानी है, और साथ में रिएक्शन भी होगी इसमें, तो वो भी लिख के दिखानी है आपकी। इसमें जो हाइड्रोजिनेशन में होता है वेजिटेबल ऑयल वगैरह बनते हैं, वो चीज़ है ये, ठीक है। वेजिटेबल घी बनता है बेसिकली वेजिटेबल ऑयल में H2 डाल के, तो वो रिएक्शन है ये। व्हाट इज स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, एग्जाम्पल देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, इनमें से बताना है कि एडिशन रिएक्शन कौन सा जो है परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जो है C3H8 और C2H2, ये दो जो है हमारे, ये वाला और ये वाला, ये जो है परफॉर्म करेंगे एडिशन रिएक्शन। डिफाइन होमोलोगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, डेफिनेशन बतानी है बेसिकली। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बताने हैं। एक्सप्लेन टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। बेंजीन का फॉर्मूला लिखना है और इसका स्ट्रक्चर भी आपको छापना है। बेंजीन क्या होता है, C6H6। स्ट्रक्चर छापने के लिए क्या करना है, वो होता है C ऐसे करके बनता है वो स्ट्रक्चर, ऐसे वाला ही, ये वाला है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ऊपर हाइड्रोजन छाप देना इसमें। डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, तो इनके बीच में डिफरेंस बताना है। हाउ एंड वाई इथेनॉल इज डीनेचर्ड, वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन, क्यों यूज करते हैं वो बताना है हमको। वाई इज इथेनोइक एसिड नेम्ड एज गैल्सियल एसिटिक एसिड, तो इसको जो है ये नाम क्यों दिया गया है वो बताना है। व्हाट इज विनेगर केमिकली, विनेगर जो है जिसको हम विनेगर कहते हैं बेसिकली, तो लेकिन उसका केमिकल के तौर पे उसको किस नाम से जानते हैं, CH3COOH, ये जो कंपाउंड होता है इसको हम विनेगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेटेरो एटम, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें से MCQ वगैरह नहीं आते, इसमें से एक क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भर के, अच्छे खासे नंबरों का आता है ये केमिस्ट्री वाले पोर्शन में ये चैप्टर आपका, और इसीलिए क्वेश्चंस भी ज़्यादा लग रहे होंगे आपको कि सर ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, इतने कैसे याद होंगे। देखो याद करने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन उस हिसाब से नहीं बनाते भाई कि पास होना है, ये क्वेश्चन हम इस हिसाब से बनाते हैं कि आप बढ़िया स्कोर कर पाओ, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई पेपर में थोड़ा सा आया तो कोई मज़ा नहीं आएगा ना, फिर बढ़िया नंबर आने चाहिए बस। पढ़ तो आप लेते हो, ये तो हमको पता है, बट पढ़ने के बाद भी ना आए ना फिर बड़ा बुरा लगता है ना, तो पढ़ लेना इनको अच्छे से। डिफाइन द टर्म हेटेरो एटम एंड सफिक्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड यूजिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन CH3Cl। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर आपको छापना है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं एग्जाम्पल देना है। विच इज गुड फॉर हेल्थ, वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट एंड वाई, तो इनमें से कौन सा हेल्थ के लिए बढ़िया है, वेजिटेबल ऑयल बढ़िया है या फिर एनिमल फैट बढ़िया है। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, एग्जाम्पल भी साथ में देने हैं। यहाँ पे रिएक्शन करके दिखानी है इनकी अलग अलग चीज़ों की, कंपाउंड आपको दे रखे हैं प्रेजेंस में। जैसे ये वाला है, इसमें बनेगा CH3CO2H, एक कंपाउंड बन जाएगा, एक बनेगा H2O इसमें, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग रिएक्शंस आपकी ये करके दिखानी है। इनमें से आइडेंटिफाई करना है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तो आसान है, आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, फॉर्मूला पता होगा ना, CnH2n+2 या 1 जो भी लगना है उस हिसाब से लगा लेना। मीसेल्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है कि मीसेल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये था हमारा केमिस्ट्री वाला सेक्शन, 4 चैप्टर थे, पहले और दूसरे चैप्टर से ज़्यादातर MCQ देखने को मिलते हैं, तीसरे वाले से ठीक ठाक ही आता है, चौथे चैप्टर पे ज़्यादा जोर रहता है इनका एग्जाम में। वैसे ही जो है बायोलॉजी में भी होते हैं कुछ चैप्टर जहाँ पे ज़्यादा ये फोकस करते हैं। अब देखते हैं बायोलॉजी पोर्शन, चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस।
डिस्क्राइब द एक्सर्शन इन प्लांट, प्लांट के अंदर एक्सर्शन बताना है। और हाँ, डायग्राम वगैरह भी सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, बायोलॉजी में से कौन सा डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट है, कौन सा करके जाना है। और हाँ, पेंसिल से बनाने हैं डायग्राम, पेन से कोई बना के नहीं आएगा, फिर बाद में आके बताते हो सर मैं तो पेन से छापा है, आप बताओ क्या होगा, नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। भाई तुम्हारी मर्जी है, जो छापना छापते रहो फिर तो, ठीक है, जब सुननी ही नहीं है हमारी। चलो वैसे मैं बता सकता हूँ भाई कि हाँ पेंसिल से छापोगे गड़बड़ हो जाती है तो ठीक कर सकते हो कम से कम तुम, है ना। डिस्क्राइब डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरा प्रोसेस बताना कैसे डाइजेशन होता है। राइट डाउन द फंक्शन ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम टू डाइजेस्ट द फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के नाम बताने हैं आपको। डिस्क्राइब द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम, डायग्राम छाप के भी आपको जो है बताना है, डायग्राम बुक में मिल जाएगा आपको जिसमें वो मतलब फेफड़े से छाप रखे हैं, तो वो वाला ये डायग्राम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और कई बार ये सीधा सीधा डायग्राम भी पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डायग्राम आपका ये। हाउ डज फोटोट्रोपिज्म ऑक्यूर इन प्लांट, फोटोट्रोपिज्म कैसे होता है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर छाप के मतलब याद करके जरूर जाना, ड्रॉ करके देख लेना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं तुम सोचो ऐसे ही मजाक सा भाई हम ऐसे ही छाप लेंगे रट के भाग जाते हैं, छाप के देख लेना घर पे, अभी टाइम है तुम्हारे पास में अच्छा खासा, तो छाप के स्ट्रक्चर्स को पेंसिल से कॉपी में ड्रॉ करके नाम सही से लिख के आने हैं सारी चीज़ें। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कैसे काम करता है वो आपको बताना है यहाँ पे। डायग्राम है लेबल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम छापना है और यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बताना है, ये भी सेम क्वेश्चन है, देखो और करके लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों में से कोई सा आ जाए सेम सा आंसर आपको टेपना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स, तो इसके बारे में हमें बताना है। हाउ इज फूड टेकन एंड डाइजेस्टेड इन अमीबा एंड पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम में कैसे फूड को डाइजेस्ट किया जाता है उसके रिगार्डिंग हमको बताना है। अमीबा का तो पता ही है आपको, वो शेप बदलता है, पैरामीशियम जो है अपने पैरों से सरका सरका के खाने के पास चला जाता है या खाने को अपने पास बुला लेता है, तो इस तरीके से रहता है। अमीबा का डायग्राम छाप देना, पैरामीशियम का डायग्राम की जरूरत नहीं है क्योंकि बुक में ही नहीं है डायग्राम, ठीक है, तो अमीबा वाला छाप देना। व्हाट इज लिम्फ, हाउ इज इट ट्रांसपोर्टेड, व्हाट आर देयर फंक्शंस वो बताने हैं। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, हाउ डज इट टेक प्लेस, व्हाट इज इट्स रोल, इसका रोल क्या होता है वो भी बताना है। फंक्शन ऑफ ट्रांसपीरेशन बताना है। एक्सर्शन क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, मैंने आपको बता दिया सब, इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है नेफ्रॉन का, याद करके जाना, रट के जाना, कुछ भी करके जाओ, बस जाओ इसको याद करके, ठीक है। हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड, राइट देयर वेरियस स्ट्रेटजीज। व्हाट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और प्रोसेस बताना है फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स के अंदर। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, और अमीबा का बताना है डायग्राम के साथ में, जब भी डायग्राम बोले तो डायग्राम छापना पड़ेगा आपको, ठीक है। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, हार्ट का जो है फंक्शनिंग छापने, स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के बारे में बताना है, और पॉसिबल हो आपसे तो डायग्राम जरूर छापना इन चीज़ों के, मतलब याद हो पाए तो। देखो मैं नहीं कहूँगा भाई सारे डायग्राम याद करके जाओ, बहुत सारे हो जाएंगे फिर डायग्राम आपके, है ना, तो मेन मेन डायग्राम मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, बट हाँ कोशिश ये करना कि अगर पॉसिबल है याद कर सकते हो, डायग्राम छाप सकते हो तो डायग्राम जरूर छापना, बायोलॉजी के अंदर टीचर जल्दी और अच्छे नंबर देते हैं फिर, ठीक है। व्हाट पार्ट ऑफ प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर, वाटर का प्लांट के अंदर कौन सा जो पार्ट है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है उसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट, प्लांट में जो मिनरल और वाटर की मूवमेंट कैसे होती है वो भी साथ में मेंशन करना है। तो यहाँ पे जो है जाइलम है जिससे की मदद से वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर उसके बारे में आपको एक्सप्लेन आउट करना है। लेवल डायग्राम ऑफ स्कीमेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट का डायग्राम छापना है सेक्शनल व्यू का, मतलब उसमें जो है आपको लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल वगैरह वो चीज़ें छापनी है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन, वेन और आर्टरी के बीच में डिफरेंस। वेरियस पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन ऑर्गेनिजम्स, तो बताना है। और क्रॉस सेक्शन लीफ, प्लांट का ये जो है लीफ का क्रॉस सेक्शन लेवल डायग्राम ये छापना है, बहुत अच्छे से आपको याद करके जाना है ये वाला, क्योंकि ये काम का काफ़ी ज़्यादा। वैसे अजीब सा है डायग्राम थोड़ा, ऊपर जो है आपको बुक में भी मिल जाएगा, एक पत्ता सा छाप रखा है इन्होंने ऐसे सा करके, कुछ बुक के अंदर भी तो ऐसे सा पत्ता है, ठीक है, तो वो छाप रखा है नीचे डिब्बे डुब्बे से बना के थोड़े थोड़े, मतलब मैं नाम नहीं बता रहा, सीधा पहचानने के लिए, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम है और इसको याद करके जाना, बहुत काम का, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला।
हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। डायग्राम छापना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। देखो इस चैप्टर से ज़्यादातर मैंने देखा डायग्राम बहुत आते हैं, लेकिन मेन आपको बता दिया नेफ्रॉन का है और एक ये दो तो रट के जाने हैं बहुत भयंकर तरीके से। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट, फैट डाइजेशन का बताना है। लिम्फ और ब्लड के बीच में डिफरेंस बताना है। एयरोबिक और एनएयरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस बताना है। ऑटोट्रोपिक और हिटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बीच में डिफरेंस बताना है। जो भी क्वेश्चन डिफरेंस वाले हैं उनमें टेबल बना लेना। टेबल समझते हो, बीच में एक साइड में लिख दिया ऑटोट्रोपिक, एक साइड हिटेरोट्रोपिक। 3 नंबर में क्वेश्चन आ गया, 3 पॉइंट इधर 3 पॉइंट इधर। वैसे ही 2 नंबर में आ गया, 2 पॉइंट उधर 2 पॉइंट उधर। ऐसे करना है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग, कैसे ऑक्सीजन वो जाती है वो बतानी है। व्हाट आर नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट्स, इसके बाई प्रोडक्ट वगैरह के बारे में भी बताना है। डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम बताना है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज नंबरस फिगर्स लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं वो हमें बताना है, उसको कहते हैं विली, VILLI विली। What is a photosynthesis? Write various event which take place during the process. photosynthesis का बताना है। डायग्राम छापना है स्टोमेटा का और एक्सप्लेन द स्टोमेटा पोर ओपन क्लोज के बारे में। स्टोमेटा का तो वैसे आसान है डायग्राम काफ़ी ज़्यादा। बाय विच पार्ट ऑफ प्लांट ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, बट वेयर इज द फूड ट्रांसलोकेटेड, फूड में क्या ये प्लांट में कैसे होता है और कैसे कहाँ पे फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसके बारे में मेंशन करना है। Why terrestrial organism have advantages over aquatic organism with regard to obtaining oxygen from respiration, तो कैसे उनको एडवांटेजेस है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज जियोट्रोपिज्म, गिव एन एग्जांपल। जियोट्रोपिज्म क्या है और इसका एग्जांपल भी साथ में देना है। ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का डायग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। 2 डायग्राम मैंने पिछले चैप्टर से आपको बताए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से न्यूरॉन का डायग्राम सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। व्हाट हैपन एट सिनेप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन के सिनेप्स में क्या होता है वो हमें बताना है। व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन इन द रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क क्या है और फंक्शन क्या है सेंसरी न्यूरॉन का। रिफ्लेक्स आर्क का जो है आपको डायग्राम बनाना है जिसमें वो हाथ सा छपा हुआ है ना बुक में, वो वाला है ये। व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन द रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या रोल रहता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी इन रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी, राइट अबाउट 2 टाइप ऑफ रिसेप्टर, रिसेप्टर के क्या काम होते हैं और वो जो है 2 टाइप के रिसेप्टर के बारे में हमको जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। व्हाट आर द वेरियस पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट देयर फंक्शन, ये इसके अलग अलग पार्ट्स के नाम बताने हैं, फंक्शन भी बताने हैं। राइट डाउन द फंक्शन ऑफ सेरिबैलम एंड मेडुला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेरिबैलम और मेडुला इन दोनों के जो है फंक्शंस बताने हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इनमें जो है ना कम से कम 2 फंक्शन तो याद करके जाना आप, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हार्मोन एड्रेलिन, हार्मोन एड्रेलिन का क्या इफेक्ट रहता है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एब्सिस्किक एसिड, इस जो एसिड है इसका क्या जो है फंक्शन रहता है, किस काम आता है ये जो है एब्सिस्किक एसिड जो है ना प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है। व्हाट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वर राइट इट डिफरेंट पार्ट्स, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है इसके डिफरेंट पार्ट के नाम बताने हैं हमको। व्हाट आर फंक्शन ऑफ साइटोसिन, साइटोसिन का क्या काम आता है, ये साइटोकिनिन्स का, ये जो है प्लांट ये सेल डिवीजन में जो है हेल्प करता है। वाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सोल्ट एडवाइजेबल, आयोडाइज्ड सोल्ट को क्यों सलाह दी जाती है। फंक्शन क्या है ऑफ द हार्मोन सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन रिलीज होता है उसका क्या फंक्शन रहता है वो हमें साथ में बताना है। फंक्शन ऑफ गिबेरलियन, गिबेरलियन का क्या फंक्शन रहता है, ये जो है स्टीम की मतलब प्लांट के अंदर जो स्टीम होते हैं ना उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, थिंकिंग के रिगार्डिंग इसका काम रहता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्लैंड सेक्रेटिंग एड्रेनलिन हार्मोन, कौन सी ग्लैंड जो है एड्रेनलिन हार्मोन सेक्रेट करती है वो है एड्रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन, कौन से हार्मोन के लिए जरूरी है आयोडीन, वो है थायरोक्सिन जो कि थायराइड ग्लैंड से आता है।
नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग द शुगर लेवल इन ब्लड इन ह्यूमन बींग। तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए? वो है इंसुलिन। और जिनको मतलब होता है ना कि शुगर की बीमारी हो गई तो उनका इंसुलिन हार्मोन काम करना बंद कर देता है, मतलब वो बनता ही नहीं है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू टच इन सेंसिटिव प्लांट्स। हाउ आर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी, कैसे जो है वो प्रोटेक्टेड है उसके बारे में बताना है। विच ग्लैंड सेक्रेट ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कौन सी ग्लैंड सेक्रेट करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद हमसे पूछा है व्हाट हैपन ड्यू टू डेफिशिएंसी एंड एक्सेस ऑफ दिस हार्मोन, अगर कमी हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो वो क्या जो है इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर जो है ये ग्रोथ जो है ड्वार्फिज्म यानी छोटा या बड़ा जो है शरीर का ज़्यादा बड़ा साइज हो गया, अगर ज़्यादा हो गया तो डेफिशिएंसी हो गई तो छोटा सा बोना सा शरीर रह जाएगा, तो उसमें ये मेंटेन करने के काम आता है। नेम द मैकेनिज्म बाय विच हार्मोन सेक्रेटेड इन प्रीसाइज क्वांटिटी, गिव एन एग्जांपल। तो मैकेनिज्म बताना है कि कौन से मैकेनिज्म की हेल्प से जो है ये मतलब एक एग्जैक्ट क्वांटिटी पता रहती है शरीर को कि हाँ इतना जो है शरीर को चाहिए, तो वो हमें यहाँ पे बताना है। तो वो होता है हमारा फीडबैक मैकेनिज्म, और उसकी मदद से ही वो उसको सारी डिटेल्स मिलती हैं। विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड्स, कौन सा स्ट्रक्चर जो है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है? वो है वर्टिब्रल कॉलम, या फिर कह लो बैकबोन सीधी भाषा में, तो ठीक है वो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। व्हाट आर द वेरियस पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके जो है फंक्शन आपको बताने हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 7, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। क्वेश्चन 1, विच ऑर्गेनिज्म कोज काला आजार, काला आजार कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो कोज करता है? वो है लाइसमेनिया। स्पेलिंग देख लो, ये स्पेलिंग जो है काम की रहेगी थोड़ी आपकी, LEISHMANIA, लाइसमेनिया। व्हाट इज जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या होता है वो बताना है। प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा, इसमें आपको साथ में हाइड्रा की बडिंग का डायग्राम भी छापना है, वो जरूरी रहेगा। राइट अबाउट स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, राइजोपस में जो स्पोर फॉर्मेशन उसके बारे में बताना है, हो सके तो डायग्राम भी छाप देना, बढ़िया रहेगा। वेल लेबल डायग्राम, इस चैप्टर से आपका जो डायग्राम है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर, ये वाला डायग्राम जरूर करके जाना, इस चैप्टर का बहुत काम का जो है डायग्राम है ये आपका। वाई आर द टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्कोटम, तो क्यों जो है ये लोकेट होती है, रीजन देना है हमको। नेम वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड राइट देयर रोल, तो इसमें जो है अलग अलग ग्लैंड्स जो है इंक्लूडेड रहती है, तो जैसे टेस्टिस, वास डेफरेंस, प्रोटेस्टेड ग्लैंड, तो उनके जो है फिर साथ में रोल भी आपको बताने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो है वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बताना है, कि जो डायग्राम के साथ में बताना है, या फिर कह लो एक्सप्लेन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम, सेम ही बात है, एक्सप्लेनेशन भी साथ में पढ़नी है और डायग्राम भी। व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एग जो है फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है। वाई डज मेंस्ट्रुएशन ऑक्यूर, मेंस्ट्रुएशन जो है क्यों होता है, उसके पीछे लॉजिक देना है, दोनों में सेम ही आंसर लिखना रहेगा आपका। राइट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, फ्यूजन के प्रोसेस के बारे में बताना है। पोल्यूशन क्या पोलिनेशन क्या है, राइट अबाउट सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन, दो टाइप के होते हैं ना, तो दोनों का ये बारे में बताना है आपको। इन विच ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन ऑक्यूर, राइट अबाउट इट्स प्रोसेस, ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है, मतलब क्यों किस में होती है और इसका प्रोसेस क्या रहता है वो बताना है। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर के जो है पार्ट के बारे में बात करनी है। वेल लेबल डायग्राम ऑफ सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन का जो है आपको डायग्राम छाप के दिखाना है यहाँ पे। देखो वैसे डायग्राम अलग अलग भी आते रहते हैं एग्जाम्स में, बट मेन जो डायग्राम्स है मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि जिनको आपको पक्का याद करके जाना ही है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ द सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, तो इनका क्या रोल रहता है। हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है और पोलिनेशन का दोनों अलग अलग हैं, तो वो कैसे अलग है, क्या डिफरेंस है वो बताना है। डिस्क्राइब 3 डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन के जो है आपको 3 अलग अलग तरीके जो है बताने हैं। देखो कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, मतलब जो बच्चा नहीं हो उसके लिए होता है, तो अलग अलग गोलियां आती है, ठीक है, कॉपर टी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्डम्स वगैरह होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस्तेमाल होती है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इन अमीबा, तो कौन सा जो है प्रोसेस बताना है, प्रोसेस का नाम है बाइनरी फिजन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन मैन, मैन के अंदर टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड टेस्टिस्टोरेन हार्मोन, तो ये 2 काम आते हैं टेस्टिस।
व्हाट आर यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, एग्जाम्पल भी साथ में आपको देने हैं। रीजनरेशन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवेरी इन ह्यूमन बींग, ओवेरी का क्या फंक्शन होता है ह्यूमन बींग्स में। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, हाउ इज इट यूजफुल, कैसे यूजफुल है वो भी बताना है साथ में। विच ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स थ्रू मल्टीपल फ्यूजन, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है। वो यहाँ पे जो है ना, देखो आप लिख सकते हो मलेरियल पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम हो गया, दोनों ही सेम कंसेप्ट पे काम करते हैं मल्टीपल फ्यूजन के, जो सा भी याद आ जाए वो लिख देना है। राइट दो चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी दैट आर कॉमन टू गर्ल एंड बॉयज, कॉमन टू गर्ल एंड बॉयज में कौन कौन से सिम्टम्स है जो कॉमनली देखे जाते हैं, तो वो बताने हैं आपको। ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर एंड डीपनिंग ऑफ वॉइस आर सिम्टम ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यानी कि बाल बड़े हो जाते हैं चेहरे पर, जो है मतलब बेसिकली दाढ़ी मूछ आ जाती है और आवाज़ जो है मोटी सी हो जाती है बॉयज़ की, तो उसके पीछे कौन सा जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है वो बताना है, वो है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फ्लावर पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू पिस्टिल इनटू ओव्यूल, नेम दैट पार्ट ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल के उस पार्ट का नाम बताना है, उसका नाम है स्टाइल, STYLE स्टाइल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, एग्जाम्पल भी साथ में एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, हाउ आर दे इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना आपको। व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल एंड बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे गर्ल और बॉयज में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं वो मेंशन करने हैं। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन की जो इंपॉर्टेंस है वो बतानी है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी, हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क, हेरिडिटी का जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। हाउ डज मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कैसे जो है वो इनहेरिटेड अलग अलग होते हैं, उसके बारे में बताना है। हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट में बी डोमिनेंट और रिसेसिव, कैसे दिखाया था एक्सपेरिमेंट से कि वो डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकते हैं ट्रेट्स, उनके बारे में है। हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स, ये भी इंपॉर्टेंट आपका कि कैसे जो है डिटरमाइन होता है सेक्स कि लड़का होगा या लड़की उसके रिगार्डिंग। व्हाट इज मीन्ड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ग्रीगोर मेंडल बिलोंग टू विच कंट्री, तो कौन सी कंट्री से था ये, सीजैक रिपब्लिक, CZECH सीजैक रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक तो लिख ही लोगे तुम लोग। मेंडल क्रॉस्ड टोल पी प्लांट, डबल टी है कैपिटल में, एंड अ शॉर्ट प्लांट TT एंड प्रोड्यूस्ड प्रोजेनी FI फ्रॉम देम, ऑल प्लांट्स आर, तो ऑल प्लांट्स कैसे थे वो थे T और T के, एक T बड़ा एक छोटा T, ठीक है। As per Mendel law, describe the independent assortment of the two separate trait, rounded and green seeds with wrinkled and yellow seeds along with the diagram, साथ में इसमें डायग्राम भी छापना है आपको, डायग्राम जो है बुक में दिया हुआ आपको, गोल धारे से बना रखे होंगे हरे और पीले रंग में, तो वो वाला डायग्राम बनाना है यहाँ पे। राउंड सीड्स जो है डोमिनेट ट्रेट बोल रहे हैं जिसको, ये वर्क क्रॉस्ड विद द रिंकल्ड सीड्स रिसेसिव ट्रेट है। What type of seeds will be produced in F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में किस टाइप के सीड्स प्रोड्यूस होंगे। By self pollination in F1 seeds, what percentage of seeds will be rounded shape in F2 जनरेशन, explain with the diagram, इसमें भी आपको जो है डायग्राम से एक्सप्लेन करना है छाप के, ठीक है। विच सेक्स हार्मोन इज प्रेजेंट इन फीमेल, फीमेल में कौन सा जो है सेक्स क्रोमोसोम्स कौन सा जो है प्रेजेंट होते हैं, वो है फीमेल्स के अंदर XX, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 13 आवर एनवायरनमेंट। क्वेश्चन 1, डिफाइन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, वो सब्सटेंस जो डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको डिकम्पोज कर सकते हैं, तो उनको हम जो है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं, जैसे फ्रूट, पेपर, कॉटन्स, वेजिटेबल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। व्हाट आर द वेरियस बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इनके बारे में बताना है। बायोटिक में आएंगे सारे लिविंग बींग्स और एबायोटिक कंपोनेंट में आएंगे आपका जैसे कि रेनफॉल, विंड, सोयल, मिनरल, टेम्परेचर वगैरह वगैरह। फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल इन इकोसिस्टम, एक्सप्लेन करना है इसके बारे में, इस स्टेटमेंट के बारे में। इन हाउ मैनी डायरेक्शन द एनर्जी फ्लो इन एनी इकोसिस्टम, कितनी डायरेक्शन में होता है वो,
तो वो होता है यूनि डायरेक्शन में। हम अभी तो पढ़ के आए हैं ऊपरले क्वेश्चन में स्टेटमेंट को। व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट इज कवर्ड इनटू फूड एनर्जी इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो कितनी परसेंट होती है? अबाउट 1% होती है। अबाउट जरूर लिखना है, ठीक है ना, मतलब एग्जैक्ट नहीं होती, अप डाउन रहता है, ठीक है। अबाउट 1% लिख सकते हो। राइट फुल फॉर्म ऑफ UNEP, इसकी फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। द ऑटोट्रोप्स कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट इन सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फिल इन द ब्लैंक एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी में बदलते हैं? केमिकल एनर्जी में। द हायर इलेक्ट्रिक एनर्जी UV रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मोलिकुलर ऑक्सीजन इनटू फिल इन द ब्लैंक एटम। कौन से एटम में? फ्री ऑक्सीजन एटम में। तो फ्री ऑक्सीजन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में भरना है। विच लेयर सील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम UV रेडिएशन फ्रॉम सन। तो कौन सी लेयर है? ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सोलर रेडिएशन फ्रॉम विच द सरफेस ऑफ अर्थ इज सील्डेड बाय ओजोन लेयर। तो कौन सी जो है सोलर रेडिएशन से होता है, उनका जो है हमको नाम बताना है। वो है UV अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। विच सिंथेटिक केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। कौन सा केमिकल था? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओजोन। फायदे और नुकसान बताने आपको। विच ऑर्गेनिज्म एक्ट एज डिकम्पोजिसर। कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है डिकम्पोजर के तौर पे काम करता है, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह ये काम करते हैं। CFC के फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, S भी आएगा, ठीक है, यस लिखा हुआ ना, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन S है तो साथ में S कार्बन्स। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का क्या रोल होता है? ट्रोपिक लेवल क्या होते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर आ चुका है हमारे पास, सेक्शन आ चुका है बेसिकली, वो है फिजिक्स पोर्शन। अभी तक हमने देखे हैं ये केमिस्ट्री हो गई हमारी, बायोलॉजी हो गई, अब फिजिक्स वाला पोर्शन आ चुका है। फिजिक्स वाले में जो है ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल आएंगे वो इस चैप्टर में फोकस करना है। इसमें से ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये दो टेबल आपको शुरू में ही दे रखे हैं मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देख लो, याद करके जाना इन टेबल को बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आएंगे MCQ या वन वर्ड या शॉर्ट या फिल इन द ब्लैंक करके कैसे भी दे देते हैं क्वेश्चंस को, बट इस दो टेबल में से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं और यहीं पर मिस्टेक कर सकते हो आप लोग। तो इन टेबल को अच्छे से याद करके जाना। वो बोलेंगे आपसे कि एक ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे है, वो बियॉन्ड 2F है, 2F1 एट पॉइंट फोकस है, या फोकस और जो है उसके बीच में, ऐसे बताएंगे वो आपको, ठीक है। फिर आपसे पूछा क्या जाएगा कि इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, कैसी बनेगी। और यहाँ पर अगर ध्यान देते हो सब ज़्यादातर में तो रियल इन्वर्टेड ही बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट का एक सिनेरियो याद रख के जाना बस, ठीक है। और इसके साथ में वो पूछेंगे आपसे इमेज कहाँ पे बनेगी, या फिर पूछ लेते हैं कि रिलेटिव साइज क्या रहेगा इमेज का, छोटी बड़ी क्या होगी। तो इस टाइप से इन दो टेबल को अच्छे से पढ़कर जाना है आपको, ठीक है। आप क्वेश्चन देख लो। यूजिंग अ रे डायग्राम एक्सप्लेन द पोजीशन, रिलेटिव साइज एंड नेचर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1 ऑफ कन्वेक्स लेंस। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इनमें भी ये जो आपको हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे? ऊपर की टेबल याद होगी आपको तो आप आराम से बता दो भाई इमेज कैसी बनेगी। बस आपको क्या करना है, पहले डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद में बताना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि रहेगा बिटवीन F1 एंड 2F1, फिर पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड 2F2, फिर जो है बताना है कि रिलेटिव साइज ऑफ इमेज क्या रहेगी, एनलार्ज्ड, नेचर ऑफ इमेज कैसी रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस तरीके से आपको फिर बताना पड़ेगा। इसीलिए ऊपर वाली टेबल काम की है, वो याद नहीं हुई तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाले आपसे। और ज़्यादातर ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। तो उन टेबल्स को, दो टेबल जो दिखाई थी, अच्छे से याद कर लेना। आपकी बुक में भी मिल जाएंगे, ऐसी नहीं है कि यहीं पे है, बुक में मिल जाएंगे, बुक में मार्क के मार लेना इन पे, ठीक है। यूजिंग अ रे डायग्राम, यहाँ पे वैल्यूज बदली जा सकती हैं, वैल्यूज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, टेबल के अकॉर्डिंग ही सोल्व हो पाएंगे आपके, ठीक है। चारों क्वेश्चन सिमिलर कंसेप्ट है, बस कैरेक्टर या पोजीशन ऑब्जेक्ट के आगे पीछे कुछ कर रखे हैं इन्होंने। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, डिफाइन वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है और वन डायोप्टर कितनी होती है उसके बारे में हमें मेंशन करना है साथ में। और इसमें साथ में फॉर्मूला भी बता देना, पावर का पावर इजिकल टू 1/f होता है, वो भी साथ में मेंशन कर देना। डायोप्टर जो है ना एक यूनिट होती है पावर ऑफ लेंस की, SI यूनिट होती है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू वी प्रेफर अ कन्वेक्स मिरर एज अ रियल व्यू मिरर इन व्हीकल। व्हीकल में जो है कन्वेक्स मिरर को प्रेफर किया जाता है रियल व्यू मिरर की बजाय, ऐसा क्यों होता है? तो वो हमें लॉजिक देना है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर, ड्रॉ द रे डायग्राम टू डिपिक्ट द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड।
एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यहाँ पे देखो इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएंगे ना वो इसी टाइप के आएंगे, भैया ऑब्जेक्ट को इधर रख दिया, उधर रख दिया, यहाँ रख दिया, पूछते रहेंगे फिर भाई पोजीशन बता दो, नेचर बता दो, ये बता दो, वो बता दो। दो चार टेबल्स हैं उनको पढ़ के नहीं गए तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, फिर तुम देखते ही रहोगे, या फिर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे तो भी सफिशिएंट रहेंगे आपका। अब आपके ऊपर कैसे करते हो। नेक्स्ट जो है यहाँ पे भी सेम सा ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ पावर -2 डायोप्टर दे रखी है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। आपसे दो चीज़ें पूछी है, पहले पूछा फोकल लेंथ फाइंड करनी है, पावर दे रखी है -2 डायोप्टर, उसके बाद टाइप ऑफ लेंस कौन सा है ये भी हमको मेंशन करना है, साथ में दो चीज़ें सोल्व करनी है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, पावर ऑफ लेंस का फार्मूला पता है, पावर ऑफ लेंस बराबर 1/f, f जो है मतलब पावर आपको दे ही रखी है -2 डायोप्टर, -2 लिख दो इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, मतलब f इधर ले आओ, -2 को नीचे ले आओ, है ना, तो f बराबर 1/-2 ऐसा हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या रहेगा, 0.5 मीटर, माइनस में रहेगा ये, तो -0.5 मीटर आंसर आ जाएगा आपका। अब ये जो है नेगेटिव है तो आपको क्या बताना है, फिर लेंस पूछा था ना किस टाइप का लेंस है, तो ये है कनकेव लेंस, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आई है हमारी। ठीक है, तो इस वजह से अब वैसे ही जो है यहाँ पे भी सेम है, फॉर्मूला सेम है, बस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, आंसर भी आपको पता ही है वही आना है 0.5, लेकिन ये पॉजिटिव में आया। यहाँ पे ऊपर वाले में क्वेश्चन हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाले में नेगेटिव था तो हमारा कनकेव था, ये वाला पॉजिटिव आंसर आ रहा है 0.5 में, तो ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, लाइट एंटर थ्रू एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे रखा है 1.50, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बतानी है क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमको ऑलरेडी दी गई है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल्स है यहाँ पे बेसिकली ये, और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ट्रांसपेरेंट जो मीडियम है उसके लिए निकालना है। तो आपको पहले क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस भी मीडियम में दे रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर रखो और सोल्व कर सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.50, बराबर में आपको लिखना है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में दे ही रखी है 3.10⁸। ठीक है, अपॉन में हमें नहीं पता, x मान रहे हैं यहाँ पे, तो ये x ही कैलकुलेट करना है, सोल्व कर सकते हो इसको, तो गुणा करके आंसर रहेगा आपका 2 × 10⁸, और यूनिट लगाना बिल्कुल मत भूलना, मीटर पर सेकंड, या इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे इसमें रहेगा, जिसमें भी पूछा था कहाँ गया, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमसे जो है ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ वगैरह पूछी हुई है, ये भी न्यूमेरिकल है। देखो न्यूमेरिकल को सोल्व करके देखना पड़ता है, उसके बिना नहीं कर सकते। इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, इसको लगा लेना इसमें और सोल्व हो जाएगा इजीली, कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें भी सेम फॉर्मूला आपका यूज होना है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस हमको दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर हमको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे रेडियस हमको जो है दे रखा है, रेडियस कितना होता है 2f होता है, वो पता होना चाहिए हमको। उसके बाद में 2f किसके बराबर दे रखा है, 32 के बराबर इन्होंने ऑलरेडी हमको दे रखा है, तो f कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। बस इतना सही था, फोकल लेंथ निकालनी थी हमको, बस लॉजिक पता होना चाहिए था। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन इन्फिनिटी, तो नेचर ऑफ इमेज वगैरह वो चीज़ें बतानी हैं। राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन के नियम बताने हैं। दो ही नियम होते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। दूसरा नियम होता है कि सारे के सारे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सब कुछ एक ही जो है प्लेन में लाई करते हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में लाई करते हैं। राइट द लाज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के आपको लाज लिखने हैं। ये कई बार आ चुका है क्योंकि ये तो तुम्हें रटे पड़े होंगे, तो ये वाले एग्जाम में देते हैं। स्टेट द टाइप ऑफ मिरर यूज फॉर, इनमें आपको बताना है कौन से टाइप का मिरर यूज करेंगे हम अलग अलग सिनेरियोज के हिसाब से। ठीक है, पहला है हेडलाइट इन कार, तो वहाँ पर करेंगे कनकेव मिरर। रियर व्यू मिरर इन एनी व्हीकल, तो वहाँ पे करेंगे कन्वेक्स मिरर। सोलर फर्नेंस, इसमें हम करेंगे लार्ज कनकेव मिरर्स, और साथ में रीजन भी देना है क्यों करेंगे। राइट द लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लिखना है। ये आपका फॉर्मूला क्या है, 1/v - 1/u बराबर में 1/f, ये वाला है लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बता दो, मिरर फॉर्मूला क्या है, इसमें आपका जो है मिरर वाले के लिए बस इसको प्लस कर दो, मिरर फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस हैं वो इजी आते हैं, बाकी MCQ वगैरह ज़्यादा पूछते हैं, क्वेश्चन बहुत रेयरली ही देखने को मिलते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, वट टाइप या नेचर ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय द आई लेंस एट रेटिना, तो कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इरिस, इरिस का क्या फंक्शन होता है, ये इट इज बिहाइंड द कॉर्निया एंड कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना इसका इकलौता काम होता है और कुछ नहीं काम इसका। विच फिनोमिना ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कौन सा फिनोमिना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं है रिफ्रैक्शन है, ठीक है ना। एक्सप्लेन वाई द प्लानट डू नॉट ट्विंकल, हमें रीजन देना है कि प्लानट ट्विंकल क्यों नहीं करते, और इसी के अगेंस्ट में एक और लॉजिक है कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं, दोनों के लॉजिक ऑलमोस्ट सेम सी बातें बतानी है, रीजन देना है क्यों है। द प्रिज्म स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स, तो वो जो बैंड ऑफ कलर्स है उनके नाम बताने हैं सीक्वेंस में। याद रखने के लिए आप एक कंसेप्ट यूज कर सकते हो, विबग्योर, VIBGYOR, ये वाला कंसेप्ट यूज कर लेना, इस तरीके से याद रहेगा आपको। वी का मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है ना, तो ये आपके कलर रहेंगे। वाई डज द कलर स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट जो होते हैं यानी स्पेस में गए हुए बंदे होते हैं, तो उनको जो है स्काई डार्क जो है दिखाई देता है, ना कि ब्लू दिखाई देता है, जैसा हमें किताबों में दिखाया जाता है कि नीली पृथ्वी है, तो ऐसा क्यों होता है उसके पीछे लॉजिक देना हमको। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वाले में से भी न्यूमेरिकल आते हैं, वैसे आसान आते हैं न्यूमेरिकल, फॉर्मूले पता होंगे तो ठीक है, नहीं पता तो भाई फिर तो सारे ही करने हैं ना। यहाँ पे यह है पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर 80 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट, करंट हमको दे दिया 5 एम्पियर का फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल बी हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज बाय टू 160 वोल्ट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 80 से बढ़ाकर 160 कर दिया तो इस टाइम पे वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, कितना करंट कंज्यूम करेगा, वो हमें बताना है। फॉर्मूला आपको पता है, ओम लॉ याद होगा आपको, V = IR, इसकी मदद से सोल्व हो जाएगा ये आपका। वोल्टेज हमको दे रखी है 80, आई दे रखा है 5 एम्पियर, तो रख दो भाई वैल्यू में, है ना, तो V = IR। अब आपके पास आपको निकालना क्या है, VI तो दे ही रखा है, R निकालना है, R आपका निकल जाएगा, V इसमें 80 रखना है और 5 रखना है, ठीक है ना, तो 80/5, इस फॉर्मूले को उल्टा सीधा तो कर सकते हो, ठीक है, 80/5 हो जाएगा, 16 ओम जो है रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब इन्होंने हमको क्या बोला भाई कि हमने जो है ना, क्योंकि हमें सर्किट का रेजिस्टेंस पता लग गया, अब हमसे बोला गया है कि 160 वोल्ट का जो है पोटेंशियल जो है मतलब उसको डबल कर दिया है बेसिकली, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी सेम लॉजिक हमें लगाना है, I = V/R, यही एक फॉर्मूला है, उल्टा सीधा करते रहो बस, बटे में इसका बटा उसके, उसके बटा इसके, बस यही चलता है इसमें। तो I = V/R, अब I तो हमको जो है दिया ही नहीं हुआ, ये तो कैलकुलेट करना है। V हमको दे दिया है 160 और R हमने खुद ही निकाल लिया था अभी अभी, है ना, 10 सॉरी हाँ, यहाँ पे जो है 160 अपॉन में जो है 16 आएगा, ये जो है रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया था 16, तो 16 रखो और 16 10 पे जो है डिवाइड हो जाएगा, तो करंट निकल गया हमारा 10 एम्पियर, यानी पहले वो 5 खा रहा था 10 खा रहा है। मतलब वैसे भी अगर लॉजिक लगाओगे ना, सीधी बात है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दिया तो करंट डबल हो जाता है, दिमाग लगाना नहीं है, अगर MCQ टाइप में पूछ ले तो, ठीक है। ये जुगाड़ भी होते हैं इनके, ऐसे ऐसा नहीं होता इतना बड़ा कंसेप्ट लगाओगे, लेकिन हाँ बड़ा क्वेश्चन था ये, तो इस टाइप से सोल्व करके दिखाना पड़ेगा आपको। एक इलेक्ट्रिक मोटर है, 4 एम्पियर जो है करंट लेती है और 220 वोल्ट की लाइन है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, करंट दे रखा है, पावर ऑफ मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 3 आवर्स वो हमको बतानी है, ठीक है। दो चीज़ें तो हमें मिली हुई है, टाइम भी मिल गया 3 घंटे का। अब 3 घंटे को आपको पता होना चाहिए, टाइम जो है घंटे में नहीं अलाउड होगा, यहाँ पे सेकंड में बनाना पड़ेगा, तो 3 को 60 से और उसको फिर से 60 से गुना कर लो, टाइम आपका बन जाएगा 10,800 सेकंड, ठीक है। अब इसको यूज करना पड़ेगा फॉर्मूले में, वही फॉर्मूला यूज करना है वापिस से, P = VI, पावर = वोल्ट इंटू करंट, और अब पावर जो है, पावर तो हमें कैलकुलेट करनी है, 200 वोल्ट हमको दे रखी है 220 और गुणा में करंट हमको दे रखा है 4, तो वोट कितनी हो गई, 880 वोट खा रहा है ये, ठीक है, वोट ये लिखनी है, साथ में यूनिट, यूनिट को मत भूल जाना। उसके बाद इन्होंने हमसे पूछा कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। पावर ऑफ मोटर तो हमने निकाल ली, ठीक है, ये 880 वाट की मोटर है। एनर्जी कंज्यूम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम, यानी कि कितनी पावर का सिस्टम चल रहा है और कितने टाइम तक चल रहा है, ठीक है। 880 जो कि पावर निकाली थी अभी अभी हमने मोटर की, गुणा में टाइम कितना है 10,800 सेकंड, गुणा कर लो, जो भी जो है गुणा करके आपका जो है आंसर आएगा। अब आंसर जो है, क्योंकि गुणा में तो बहुत बड़ा सा डिजिट बन जाएगा, हाँ वो करना पड़ेगा, वो उतनी मेहनत लगेगी, 9.504 × 10⁶ जूल जो है आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यूनिट लिखना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो टीचर नंबर काट देते हैं, ठीक है ना। तो इतने जूल आपका आंसर रहेगा, इस तरीके से सोल्व करना है। हो सकता है आपसे खाली पावर ऑफ मोटर या ऐसी चीज़ें निकालने के लिए पूछ ले, फॉर्मूले याद रखना है बस, बाकी तो
गुणा के भरोसे चलना है, गुणा गलत हो गई तो सारा गलत हो ही जाएगा फिर तो। लेकिन टीचर नंबर दे देगा अगर तुमने फार्मूला सही लिख दिया है तो, आधे नंबर मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। Why are the coils of electric iron and toaster are made of alloy rather than pure metal? प्योर मेटल की बजाय इनको अलॉय से क्यों बनाया जाता है? क्योंकि अलॉय जो है इजीली मेल्ट नहीं होते, इसीलिए बनाते हैं। 150 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 6 ओम रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है रजिस्टर के अक्रॉस में कितना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, हीट बराबर पावर इंटू में टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये हीट हमको दे रखी है ऑलरेडी, कितनी है 150 जूल है, ठीक है। 150 इज इक्वल टू पी इंटू में जो है ये टी जो है हमारा यहाँ पे टाइम हमको दे रखा है, क्योंकि इन्होंने कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो हम 1 मान के चल रहे हैं स्टैंडर्ड सिनेरियो के हिसाब से। तो पावर आ जाएगी 150 वाट, ठीक है। पावर हमने कैलकुलेट कर लिया एक बार के लिए राउंड कि हाँ 150 वाट वो जो है बिजली खा रहा है। उसके बाद वही फॉर्मूला यूज करना है, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और इसमें जो है 150 वैल्यूज पुट करनी है बस। 150 जो है हमारी वाट आ गई थी, उसके बाद में वी स्क्वायर अपॉन में 6 क्या था हमारा रेजिस्टेंस था जो आर था। तो वैल्यू पुट करो, इसको सोल्व कर लो, वोल्टेज आ जाएगी आपकी 30 वोल्ट। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है सीधा सोल्व लिखा पड़ा है भाई। आंसर और फॉर्मूले 3-4 फॉर्मूले घुमा फिरा के वही यूज होने हैं बार बार, बस तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, किससे क्या निकलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे 6 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, एमिटिंग हीट एनर्जी एट द रेट ऑफ 125 जूल पर सेकंड। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर के अक्रॉस में बताना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा। इसमें भी क्या है, रेजिस्टेंस दे दिया, पावर दे दिया हमको, दोनों चीज़ें तो दे दी। अब फॉर्मूला लगा दो बस, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। वी है यहाँ पे हमारा सॉरी पावर दे रखी है, वी तो निकालना है, तो पावर दे रखी है 125 बराबर में वी स्क्वायर अपॉन में 6 ओम का रेजिस्टेंस है। सोल्व कर लो, इसको सोल्व करके आपका आएगा 27.39 वोल्ट। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में 2 डिजिट तक सोल्व करना, उससे आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। हमें जो है उनको 3 रजिस्टर को जोड़ना है, इन तीनों को, कि ताकि जो है हमारा टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम आ जाए। तो हम उसको कैसे जोड़ेंगे वो हमें बताना है। तो उसके लिए हमको जो है फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 1/r बराबर में 1/r1 अब प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3। पैरेलल में हम इसको जोड़ रहे हैं तीनों को, और इनको सोल्व कर लेना, आपका जो है आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लैंप ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू पुट करनी है, कर लोगे ना वो तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 बस सोल्व करना है, फिर तो 6/6 हो जाएगा और इज इक्वल टू 1 हो ही जाएगा फिर ऑटोमेटिकली। तो पैरेलल में जुड़ेंगे, इस तरीके से रहना है। आ लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम आर कनेक्टेड विद अ बैटरी 8 वोल्ट इन सीरीज। तो कई सारी चीज़ें हमको दे दी हैं, और उसके बाद में टोटल रेजिस्टेंस पूछा है, सर्किट में कितना रहेगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट है, ये हमसे पूछा है। यहाँ पे भी आपका V इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला लगेगा। पहले वाले केस में टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम जो है सीरीज में है तो R1 प्लस R2 कर लो। 20 ओम का रेजिस्टेंस ये था, 8 ओम का ये है, 28 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा पहले वाले क्वेश्चन के लिए। दूसरे वाले ऑप्शन में हमारा करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, इसके लिए V इक्वल टू IR का फॉर्मूला लगा लो और उसको सोल्व कर दो, ठीक है, और इजीली आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर ऑफ पावर दे रखी है 400 वाट इज अलाउड टू रन 10 आवर्स पर डे, 10 घंटे चलता है दिन में। कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट रेट 4 यूनिट पर किलोवाट आवर, 4 रुपये यूनिट आपकी पड़ रही है और 30 दिन वो उसको ऑपरेट किया जाता है। अब बता दो कितना खर्चा आएगा, ठीक है। एक 400 वाट का फ्रिज है तुम्हारा। अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहला काम, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे भाई। 400 वाट है, ठीक है, 400 वाट है, गुणा में एक दिन में कितना चल रहा है, ये हमारा चल रहा है, मतलब जितने भी घंटे चल रहा है, जैसे 10 घंटे चल रहा है तो 10 और गुणा में जो है 10 आवर पर डे और गुणा में 30 दिन। तो टोटल ये है जो है ये खा लेगा हमारी जो गुणा आएगी, मतलब गुणा कर लेते हैं एक बार, 2 और 2 4, 1 2 3 4 जीरो आ गई, 3 चौके 12, ठीक है। तो इतना आ जाएगा। इसको अब सोल्व कर लो, ये आपका जो है 120 यूनिट आ जाएंगी, 120 kWh, ठीक है। अब ये तो आ गई यूनिट्स आपकी, ठीक है, 4 से गुणा कर लो इसको और जितने भी रुपये बन रहे हैं बता दो भाई, इतना बिल आएगा थारा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ना, इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में वैल्यूज बदल दी जाती हैं, ठीक है। 10 घंटे बजाय बोल देंगे 8 घंटे चल रहा है, यूनिट बदल देंगे, 3 रुपये हो गई, 2 रुपये, 5 रुपये, 2.5 रुपये, ऐसे बदल दी जाती हैं। तो कंफ्यूज मत होना, फ्रिज की वैल्यू है 400 से 600 कर दी, सिंपल कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा दिमाग वाला क्वेश्चन नहीं है और इजीली तुम
तुम नंबर ला सकते हो, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, कंडक्टर का जो कौन से फैक्टर पे कंडक्टर डिपेंड करता है वो बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय अर्थिंग, अर्थिंग क्या होती है और इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंट्स को अर्थिंग क्यों किया जाता है ताकि हम ना मर जाए करंट लग के। वाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब गर्म ज़्यादा देर तक रह सकता है, इस वजह से कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू द फिलामेंट ऑफ बल्ब, 5 मिनट के लिए फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट वायर, इलेक्ट्रिक चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। हमको दे रखा है आई बराबर 0.5 एम्पियर, टाइम हमको दे दिया है 5 मिनट। अब 5 मिनट को गुणा कर लो 60 से, ठीक है, तो आ जाएगा 300 सेकंड। टाइम को सेकंड में रखना है हमेशा, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए आपको, क्या V इक्वल टू वाई टी, ठीक है। आई यानी कि करंट इनटू टाइम, चार्ज ही तो कैलकुलेट करना है ना, तो 4 गुणा कर दो बस इसको, 300 की 0.5 से गुणा कर दो, आ जाएगा 150 कुलाम। ये याद रखना, यूनिट गलत लगा दी तो गड़बड़ हो जाएगी, आधा नंबर काट लेगा टीचर तुम्हारा। एक इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू आ 220 वोल्ट जनरेशन, करंट हमको दे रखा है, पावर निकालनी है बल्ब की कितनी है, फार्मूला P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। V हमको दे रखा है, आई दे रखा है, गुणा कर दो बस कितने से, 220 की गुणा कर दो 0.50 से, ठीक है, गुणा कर लो, आपका आ जाएगा 110 वाट, ठीक है। इतना जो हमारा आ जाएगा, इसको जो है वाट की बजाय जूल पर सेकंड भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बैटरी है 12 वोल्ट की कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, देयर इज अ करंट, करंट हमको दे रखा है इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। फॉर्मूला वही है V इज इक्वल टू आई आर वाला, इसमें आपको जो है V दे रखा है, I दे रखा है, R कैलकुलेट करना है, वैल्यूज पुट कर दो उठा के और हो जाएगा आपका सोल्व, ठीक है ना। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखनी है आपको, क्या कि यहाँ पे मिली एम्पियर दे रखा है, जबकि करंट एम्पियर में होता है अगर यहाँ पे वोल्ट है, ठीक है ना। या तो वोल्ट को बदल लो या उसको बदल लो। अब देखो सोल्व करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। 12 वोल्ट है, V हमको दे रखा था 12, बराबर में I जो है 2.5 है ना, तो ये जो है इसको कन्वर्ट करो पहले तो एम्पियर में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2.5 इंटू 10 की पावर -3, ये हो जाएगा आपका अब एम्पियर में, ठीक है, इंटू में R। अब सोल्व कर लो इसको, ठीक है, इस तरीके से सोल्व कर लोगे, रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा सोल्व करने के बाद 4800 ओम का, जादू की तरह ओम ओम करते रहो। फिर नेक्स्ट चैप्टर देखो, लास्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे भाई जो एग्जाम में पक्का आते थे, मतलब पक्का समझते हो, 100% श्योरिटी थी, वो आते ही आते थे। और इन्होंने अब की बार वो चैप्टर में से वो टॉपिक ही काट दिए, बोल रहे हैं आप ढूंढ के दिखाओ, तो वो काम कर रखा है। चलो कोई ना, ये देखो तुम राइट हैंड थंब रूल जो है आपको याद करके जाना है, ठीक है। इसमें जो है एक आपको हाथ छाप के भी दिखाना है, छापने के नंबर मिलेंगे, ऐसे हाथ बना देना तुम, काम चलाऊ सा बन गया, ठीक है। गुट्ठा नीचे की साइड में, ये लो बन गया गुट्ठा हमारा। तो मैं सस्ता ड्रॉअर हूँ यार, ऐसे ही चल जाता है, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। एक वो पाइप सी पकड़ा देना इसको, नीचे की साइड में जा रहा है करंट, और साइड में से जो सर्कुलर लूप है वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाला है और इसको आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो दोनों रूल याद करके जाने हैं, लेकिन राइट हैंड रूल अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये वाले के चांस सबसे ज़्यादा हैं। बहुत बार जो पूछा है एग्जाम में वो राइट हैंड रूल पूछा है, लेफ्ट हैंड रूल को कम प्रेफरेंस देते हैं, आई डोंट नो वाई, ठीक है। लेकिन याद दोनों करके जाने आपको। 2 प्रॉपर्टी बतानी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनोइड, इसको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सोलेनोइड क्या होते हैं वो बता दो पहले तो, और ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनोइड, ऑल्सो थ्रो सम लाइट ऑन द यूज ऑफ सोलेनोइड। कई सारे क्वेश्चन है इसमें मिक्स करके इन्होंने पूछे हुए एग्जाम में। सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड जो है एक कोइल होती है, बहुत सारे सर्कुलर टर्न उसके ऊपर लगा दिए जाते हैं, जो कि बाहर से इंसुलेटेड होती है, जैसे मोटर बांधते हैं ना वैसे तार को लपेट देते हैं बार बार सिलेंड्रिकल शेप में, उसको हम सोलेनोइड बोलते हैं। अब उसका फ़ायदा क्या होता है, ठीक है, वो उसके अंदर जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो वो जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अपने अंदर, उस जो सर्कुलर लूप के अंदर, ठीक है ना, तो वो है ये चीज़। तो अब देखते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अराउंड द बार मैग्नेट। मैग्नेटिक लाइन आपको जो है ड्रॉ करनी है, और ड्रॉ करने के लिए आपको बस सिंपल सा है, मैग्नेट छापो एक मैग्नेट, उसमें लिख दो साउथ और नॉर्थ। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ जा रही हैं वेव्स, ठीक है। नॉर्थ से साउथ जाती है बाहर की साइड से, उनमें डायरेक्शन जरूर छापनी है, दोनों साइड से ऐसे छाप देना, इधर ला के
टेप देना दोनों को, और जा रही है नॉर्थ टू साउथ। लेकिन अंदर की साइड मैग्नेट के अंदर से जो है, बाहर से ऐसे अलग से दिखानी पड़ेंगी, जो कि साउथ टू नॉर्थ जाती है अंदर की साइड, और अंदर से फिर बाहर निकलते ही वो फिर से ऐसे सर्कल घूमती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI के बारे में बताना है, और साथ में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, तो दोनों चीज़ें एक्सप्लेन आउट करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, राइट अबाउट द रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, व्हाट आर द डिवाइसेज इन विच करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर यूज्ड, इनके बारे में एक्सप्लेन आउट करना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, डिस्क्राइब द रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ सच अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट आर द 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एप्लीकेशंस, और उनके साथ में आपको वर्किंग भी बताने हैं। तो यहाँ पे कौन से यूज करते हैं, जैसे फ्यूज हो गए घरों में हम यूज करते हैं, अर्थिंग है यूज करते हैं, तो इनके बारे में आप बता सकते हो इस क्वेश्चन में। तो ये थे आपके टोटल क्वेश्चन। और अगर आपको आंसर की वैसे तो मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन तो देखो कोशिश करी है कि यहीं पे समझा दूं, जो बड़े क्वेश्चन थे उनके आंसर नहीं बताए, क्योंकि यार फिर टाइम ज़्यादा लग जाता और वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है, और मेरे को पता तुम नहीं देखते। अगर कोई वीडियो यहाँ तक देख रहा है भाई लास्ट तक, तो कमेंट में बताना कि सर मैंने वीडियो पूरी देखी है कंप्लीट। ठीक है, तो और जो है वैसे अगर PDF खरीद लोगे तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी तुम्हारी। सारे क्वेश्चन जितने मैंने आपको कराए हैं इंपॉर्टेंट वाले, ये सारे क्वेश्चन विद आंसर आपको मिलेंगे PDF के अंदर, और साथ में MCQ, ठीक है, वो भी आंसर के साथ मिलेंगे सारी चीज़ें। तो उसको PDF को पढ़ोगे तो अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। CCLchapter.com वेबसाइट से खरीद सकते हो, या फिर यहाँ पे टेलीग्राम पे मैसेज करके भी खरीद सकते हो हमको। ठीक है, वो आपकी मर्जी है भाई, पैसे नहीं है तो फिर फ्री में पढ़ लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वीडियो देख ही ली तुमने, वीडियो से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। काफ़ी सारे क्वेश्चन के मैंने आपको आंसर भी करा दिए हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे अपडेट और आने वाली क्लासेज की तैयारी भी आपको इसी चैनल पर कराई जाती रहेगी। तो सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना इसको याद से बिल्कुल। ठीक है, चलो मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।